नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। 3 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ेगा या राहत मिलेगी, इसको लेकर इस वक्त बहुत बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री आवास पर एक मीटिंग चल रही है। इस हाई प्रोफाइल मीटिंग के खत्म हो जाने की जानकारी मिल रही है। इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह, रेल मंत्री पीयूष गोयल और नागरिक उड्डयन मंत्री इस मीटिंग में शामिल हुए थे। 2.5 घंटे तक चली इस मीटिंग में इस बात की रणनीति पर बात हुई है कि लॉकडाउन के बीच राहत कैसे देनी है। आज शाम फिर एक बार प्रधानमंत्री बैठक करने वाले हैं और चूंकि बहुत सारे मुख्यमंत्री राज्यों के ये कह चुके हैं कि लॉकडाउन बढ़ना चाहिए, तो 3 मई के बाद भी लॉकडाउन बढ़े इसकी पूरी गुंजाइश है। ऐसे में लोगों को क्या राहत मिलनी चाहिए, कैसे राहत दी जानी चाहिए, इसको लेकर काफी देर तक एक मीटिंग चली है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी इस मीटिंग में मौजूद थे। देवेंद्र पराशर हमारे सहयोगी जानकारी देंगे। देवेंद्र, जरा बताइए अंदर क्या हुआ, कितनी देर मीटिंग चली, क्या बता रहे हैं आपके सूत्र? सुशांत, आला सूत्र ये बता रहे हैं कि ये जो बैठक थी तकरीबन 2.5 घंटे तक ये बैठक चली थी। 11 बजे शुरू हुई, 1:30 बजे के लगभग ये बैठक खत्म हुई है और शाम में फिर से एक ऐसी दूसरी बैठक है। ये बैठक उन बैठकों के हिस्से में है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कल से कर रहे हैं। पिछले 24-48 घंटे की अगर बात कर लें तो लगातार फोकस इस बात पे है कि 2 चीजें तो तय है कि एक तो लॉकडाउन बढ़ेगा, दूसरा रिलैक्सेशन दी जाएगी। इसमें सिर्फ आम जनता को ध्यान में रखकर नहीं बल्कि बड़े कैनवास पर कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति में किस प्रकार से भारत को अलग अलग सेक्टर को तैयार रहना चाहिए और उसके चलते जो ग्रीन डिस्ट्रिक्ट है, ग्रीन एरिया है, ग्रीन स्टेट है, वहां पे कैसी एक्टिविटी होनी चाहिए ताकि इस बड़े अवसर को, इस बड़े मौके को आगे एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुआ है वहां पर भारतीय कंपनियां, भारत के उद्योग आगे बढ़े और कैसे उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाए। अभी पीएम का पूरा फोकस इस बात का है। कल हमने देखा कि पीएम ने कोल, माइनिंग और डिफेंस सेक्टर की मीटिंग ली थी। उसी सिलसिले में आज जो बैठक थी उसमें एविएशन और एमएसएमई को लेकर खासतौर पर चर्चा की गई है कि कैसे इसे भी इस पूरे बुरे दौर से निकालना है और दुनिया में जो अवसर दिखेंगे, अभी जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हुआ है उसके बाद फिर जब उसे कंटिन्यू किया जाएगा तो भारतीय कंपनियां उसमें कैसे ज्यादा से ज्यादा हिस्सा बनाएं, इस बात को लेकर अभी से रणनीति बनाई जा रही है। और पीएम का लगातार इस बात को जोर देकर कहना था सभी मंत्रियों को कि इससे पहले हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्टर को भी उन्होंने कहा था, फार्मास्यूटिकल्स को बहुत ज्यादा फोकस दिया जा रहा है कि इस सारे सेक्टर में बहुत असीम संभावनाएं हैं कि एक बार जब ये खुलेगा फिर उसमें आप आगे बढ़कर अपनी भूमिका निभा सकते हैं। उस लिहाज से ऐसी बैठकें करके उसके लिए आपको कैसे तैयार रहना है, क्या कुछ किया जाना है, इन सारी बातों के लेकर रणनीति बनाई जा रही है। और जैसा कि पहले हमने कहा कि लॉकडाउन तय है, रिलैक्सेशन बहुत ज्यादा होगा। उस रिलैक्सेशन को सिर्फ इस लिहाज से नहीं कि देश के लोगों को कोई तकलीफ ना हो, बल्कि इस लिहाज से कि दुनिया के स्तर पर कैसे अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हमारी हिस्सेदारी बढ़े, इसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है। जी श्रीराम। देवेंद्र, क्या ये तय हो चुका है कि अगर लॉकडाउन बढ़ना है तो अब और कितना बढ़ाना है, या उस पर अभी मंथन चल रहा है जो शायद इस मीटिंग में हुआ हो? और बहुत सारे जो प्रवासी मजदूर या दूसरे लोग जो बाकी जगहों पर फंसे हुए हैं, उन्होंने जब इस मीटिंग के बारे में सुना और सुना कि रेल मंत्री हैं तो उनकी उम्मीदें बंध गई कि शायद ट्रेन चलाने पर भी विचार हो रहा है क्या? इसमें 2-3 चीजें हैं सुशांत। एक तो आधिकारिक तौर पे अभी ये नहीं बताया जा रहा है कि लॉकडाउन कितना बढ़ेगा, लेकिन जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि 15 से 20 दिन तो मिनिमम है, इतना तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो 15 दिन आप मान के चल सकते हैं कि लॉकडाउन अगला बढ़ेगा और उसके बाद फिर से बढ़ाया जाएगा। डिपेंड करेगा इस बात पर कि जो रेड जोन की स्थिति है वो कितना ज्यादा से ज्यादा ऑरेंज और ग्रीन जोन में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये सब कुछ निर्भर करेगा इस बात पर, लेकिन इतनी की उम्मीद जताई जा रही है। दूसरी बात कि माइग्रेशन को लेकर जो समस्या है उसके लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, रेगुलर ट्रेनें नहीं, और उसमें इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि कहीं से अफरा तफरी या भागम भाग ना हो, और वो चीजें आज से शुरू हो गई है। उसको लेकर ऑलरेडी निर्देश दिए जा चुके हैं प्रधानमंत्री के स्तर से, उस पर मंत्रालय काम कर रहा है, राज्य की सरकारें काम कर रही हैं। जो नोडल अथॉरिटी बनाया गया है उसमें एक राज्य से दूसरे राज्य के लोग उस पर बात करके उस पर काम कर रहे हैं। उसमें फिर कोई नई तस्वीर को लेकर अभी पीएम के स्तर पर चर्चा नहीं हो रही है। ठीक है, जैसे आप बता रहे हैं कि शाम में एक और मीटिंग होनी है तो हम आपके पास दोबारा लौटेंगे अपडेट के लिए। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। लॉकडाउन 2.0 खत्म होने से पहले देश को 3 जोन में बांट दिया गया है। जैसा अभी देवेंद्र आपको बता रहे थे कि रेड जोन पर सरकार की नजर है। क्या है ये जोन सिस्टम, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस जोन के हिसाब से ही रिलैक्सेशन यानी छूट मिल सकती है। इस वक्त देश में 130 जिले रेड जोन में हैं, जहां सबसे ज्यादा खतरा है, यानी यहां पर कोरोना के केसेस मतलब बार बार निकल रहे हैं और छूट मिलने के चांसेस यहां पर बेहद कम है। 284 जिले ऑरेंज जोन में, यानी यहां पर यह हुआ था कि केसेस निकले, लेकिन अभी यहां पर बीते हफ्ते भर या 14 दिन से कोई केस नहीं आया, इसलिए इनको ऑरेंज जोन में रखा गया है कि ये 50-50 स्थिति में है कि मामला ठीक भी हो रहा है और हो सकता है कि बिगड़ भी जाए। और 319 जिले देश के ऐसे हैं जो कि ग्रीन जोन में हैं, यानी यहां पर केसेस तो या तो आ ही नहीं है
या फिर ये वो जिले हैं जहां पर केसेस आए और उसके बाद 28 दिन से महीने भर से कोई केस नहीं सामने आया। तो ये देश में अलग अलग जोन में जिन जिलों को बांटा गया है वो 130 रेड जोन, 284 ऑरेंज जोन और 319 ग्रीन जोन। कौन से बड़े बड़े शहर इसमें शामिल हैं वो देख लीजिए। दिल्ली के सभी 11 जिले इसमें शामिल हैं और यहां कोई छूट मिलने की उम्मीद मत रखिएगा क्योंकि कोरोना के एक्टिव केसेस यहां पर ज्यादा हैं। दिल्ली में राहत नहीं है। इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश की बात कीजिए, इंदौर, भोपाल और उज्जैन का नाम है। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे और नागपुर आपने देखा था। यूपी की बात कीजिएगा तो लखनऊ, आगरा, सहारनपुर ये वो शहर हैं जो कि इसमें शामिल हैं। इसके अलावा कानपुर, वाराणसी और गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा का नाम भी इसमें शामिल है। गुजरात का हाल आपको बता रहा था, उसमें अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा ये 3 ऐसे शहर हैं जो कि रेड जोन में रखे गए। कितने जिले ऑरेंज जिले रेड जोन में वो आपको बता देता हूं किस किस राज्य के। उत्तर प्रदेश के 19 जिलों को रेड जोन में रखा गया है। महाराष्ट्र के 14 जिले हैं जो कि रेड जोन में हैं। तमिलनाडु में 12 जिले हैं। दिल्ली के सभी 11 जिलों को रेड जोन में रखा गया है। गुजरात के 9 जिले रेड जोन में हैं। मध्य प्रदेश के 9 जिले और पश्चिम बंगाल के 10 जिले ऐसे हैं जिन्हें सरकार को लगा कि रेड जोन में रखना होगा। यहां पर अभी संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा है। अब आपको इन अलग अलग राज्यों के कोरोना मीटर के बारे में बता दूं। दिल्ली में सभी 11 जिले रेड जोन में हैं और यहां पर केसेस जो हैं वो 3515 केसेस अभी तक सामने आ चुके हैं और 59 लोगों की मौत की जानकारी है। ये दिल्ली का हाल है। इसके अलावा अगर आप बात कीजिएगा कि दिल्ली में एक राहत भरी खबर भी है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि यहां पर जो प्लाज्मा थेरेपी है उससे एक मरीज पूरी तरह से ठीक होकर घर भी लौट चुका है। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर अब अरविंद केजरीवाल भी कोटा में फंसे दिल्ली के छात्रों को वापस लाने के लिए 40 बसेस भेज रहे हैं। हमने कुछ चंद मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी दी। उनमें पहला मरीज कल ठीक होकर अपने घर चला गया है प्लाज्मा थेरेपी की वजह से, जो कि सीरियस था, काफी सीरियस था, आईसीयू में था, लेकिन कल वो ठीक होकर अपने घर चले गए हैं। तो हमें इनिशियल नतीजे प्लाज्मा थेरेपी के अच्छे मिल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले केंद्र सरकार की तरफ से कुछ बयान आए थे जिसकी वजह से कंफ्यूजन ये हुआ। कई लोगों के मेरे पास फोन आए कि जी क्या आप प्लाज्मा थेरेपी बंद कर रहे हो। केंद्र सरकार ने केवल इतना कहा था कि जिन लोगों को केंद्र सरकार से अप्रूवल है वही लोग प्लाज्मा थेरेपी के ट्रायल करें, दूसरे लोग ना करें। कोटा के अंदर हमारे दिल्ली के कुछ बच्चे जो आईआईटी की तैयारी करने के लिए गए थे वो फंसे हुए थे। उनके कई मैसेजेस आते थे मेरे पास पिछले कुछ दिनों से कि जी हमें वापस बुलाओ। मेरे हाथ बंधे हुए थे क्योंकि केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना हम कोई एक्शन नहीं लेना चाहते थे। परसों केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। आज दिल्ली से लगभग 40 बसें कोटा जा रही हैं और मुझे उम्मीद है कि शायद कल ये बसें उन बच्चों को लेकर वापस आ जाएंगी। ये दिल्ली का हाल था। अब आपको यूपी का कोरोना मीटर भी बता देता हूं। यूपी के कोरोना के 2203 केसेस सामने आ चुके हैं और मौत का आंकड़ा उत्तर प्रदेश में अभी 39 है। आज 1 मई है और आज मजदूर दिवस भी है। इस मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मजदूरों को बड़ा तोहफा भी दिया। योगी आदित्यनाथ ने 30 लाख मजदूरों के खाते में फिर से भत्ता डाला है। वहीं 18 करोड़ मजदूरों को फिर से राशन देने का काम भी आज से शुरू कर दिया गया है। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम एक बार फिर से अपने 30 लाख इस श्रमिक वर्ग को फिर से दूसरी बार भरण पोषण भत्ता की राशि जारी कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर अपने सभी कामगार और श्रमिक बंधुओं को हृदय से बधाई देता हूं। सरकार उनके रोजगार के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उन्हें हर प्रकार की सामाजिक सुरक्षा देने, भरण पोषण की भत्ता की व्यवस्था करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही आज हम 18 करोड़ लोगों को पोर्टेबिलिटी के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराने की कार्य योजना को भी आगे बढ़ा रहे हैं। हमने अब तक 2 चरणों में 18 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर खाद्यान्न उपलब्ध कराया है। पहले चरण में उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए जो हमारे कामगार थे, जो श्रमिक थे, मनरेगा के मजदूर थे, अन्य नागरिक थे, इन सब लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया। दूसरे चरण में भारत सरकार की योजना के अंतर्गत निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया। आज फिर से
हम लोग अपने उत्तर प्रदेश के सभी 18 करोड़ नागरिकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने की कार्रवाई प्रारंभ कर रहे हैं। और चूंकि मजदूर दिवस है, इस मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री को आपने सुना, उन्होंने मजदूरों की बात की, उन्हें जो तोहफा सरकार की तरफ से मिल रहा है उसका भी जिक्र किया। अन्य राज्यों की तरह अब कर्नाटक भी अपने यहां अलग अलग शहरों में फंसे मजदूरों को निकालने की तैयारी में है। उसके लिए कवायदें शुरू कर दी गई हैं। आज बेंगलुरु में कई मजदूर इकट्ठा हो गए। इन मजदूरों को अब उनके घरों में भेजने की व्यवस्था की जा रही है। इस दौरान पुलिस बार बार सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की हिदायत भी देती दिखी। जिस स्टेट से है या जिले से है उसका लिस्ट बनाने के लिए बोला हूँ, और लिस्ट बना के हमको दीजिए, हम उधर पहुंचा देंगे। आप टेंशन लोगे तो कुछ नहीं काम होगा, भीड़ करेंगे, गलाटा करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, हम मार के भगा देंगे। बस गांव जाना है, घर जाना है, थोड़ा पेशेंस रखो, करेंगे। अभी पहले फुटपाथ में आप डिस्टेंस बना के बैठ जाओ, आपका काम हो जाएगा। रोड छोड़ दो, ऐसे भीड़ लगी तो कुछ प्रॉब्लम है, सोचेंगे कहीं प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको घर भिजवाना है, जो करके देंगे। अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों को अपने अपने घरों में भेजने के कर्नाटक सरकार के फैसले के बाद बेंगलुरु के अर्बन डीसी ऑफिस के बाहर की ये तस्वीरें आप देखिए। यहाँ पर वो सभी लोग जो लॉकडाउन से पहले बेंगलुरु आए थे, बेंगलुरु में काम कर रहे थे, लॉकडाउन के चलते यहाँ फंस गए थे, वो इंतजार कर रहे हैं उन बसों का जिसमें वो बैठकर अपने घरों में जा सकते हैं। नॉर्थ कर्नाटका के ज्यादातर लोग यहाँ पर हैं। धारवाड़, गदग, रायचूर, बल्लारी, कोप्पल, गुलबर्गा, ये सब जिलों के ज्यादातर लोग यहाँ पर हैं जो पहले बेंगलुरु में काम करते थे लेकिन लॉकडाउन के चलते फंस गए। आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए, आपको समझ में आएगा कि जो भी सामान इनके हाथ में लगा है उसे लेकर वो यहाँ पर बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि बस यहाँ पर आएगी और उन्हें लेकर जाएगी। राज्य सरकार ने ये फैसला किया कि जितने भी अंतर राज्य जो कर्नाटक के अंदर रहने वाले लोग हैं, अलग अलग जिलों के लोग हैं जो बेंगलुरु में फंसे हैं, उन्हें यहाँ से भेजा जाएगा, उसकी व्यवस्था की जाएगी। अब तक सरकार का दावा है कि पूरे कर्नाटक में तकरीबन 15,000 ऐसे मजदूरों को उनके घरों में भेज दिया गया है। और उसके बाद इस आदेश के बाद लगातार लोगों की यहाँ पर बड़ी तादाद नजर आ रही है। सब लोग इंतजार कर रहे हैं, अपने अपने घरों को जाना चाहते हैं, क्योंकि लोगों के मन में इस बात को लेकर भी आशंका है कि हो सकता है कि 3 मई के बाद भी ये लॉकडाउन आगे बढ़ जाए। अगर ऐसी स्थिति होती है तो फिर वो ज्यादा दिन यहाँ पर नहीं रह पाएंगे। हालांकि शुरुआती समय में लोगों ने अपने आप को रेस्ट्रिक्ट किया था, वो लोग चाहते थे कि लॉकडाउन खत्म हो जाए उसके बाद जाएं, लेकिन जैसे जैसे ये मियाद बढ़ती जा रही है, इनकी परेशानियां भी बढ़ती जा रही है। कुछ लोगों की ये भी शिकायत है कि खाने के लिए 3 टाइम का खाना इन्हें पर्याप्त नहीं मिल पा रहा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस जगह पर यहाँ पर काम कर रहे हैं वहां से उन्हें तनख्वाह नहीं मिल पा रही है, उनके पास पैसे खत्म हो गए हैं। इसीलिए ये सब चाहते हैं कि वो अपने अपने गाँव में, घरों में चले जाएं। हर किसी की अपनी समस्याएं हैं, लोग भी चाह रहे हैं कि वो घर जाएं और प्रशासन भी कोशिश कर रहा है, लेकिन देश कोरोना से बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। और लेकिन कुछ लोग इस लड़ाई को कमजोर करने में जुटे हैं। कल रात गोधरा में पुलिस की टीम पर पत्थरबाजी हो गई। बड़ी खबर यह है कि इन पत्थरबाजों के खिलाफ एक्शन तेज हो चुका है। पत्थरबाजी के आरोप में 200 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 32 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। अभी तक 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस वहां पर सील करने गई थी इलाके को और वहीं पर इन पर हमला हो गया। अब आपको गोधरा की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। गुजरात के गोधरा में कल जहां कोरोना वॉरियर्स के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, आज उसी इलाके में उसी कोरोना वॉरियर्स द्वारा सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। इन लोगों को ये नहीं पता कि जिनके ऊपर वो हमला कर रहे हैं ना, वही उनकी जान के रक्षक हैं। यही लोग हैं जो कोरोना से हमें और आपको बचा रहे हैं। बावजूद इसके कल गुजरात के मुस्लिम बाहुल्य इलाके में फिर से खाकी वालों के ऊपर पत्थरबाजी हो गई। पुलिस पर यह अटैक गोधरा के गोया मोहल्ले में हुआ। गोया इलाका कंटेनमेंट जोन घोषित है और इस इलाके को सील करने के लिए पुलिस यहां पर गई। पुलिस वालों पर उसी वक्त हमला। पुलिस वालों पर जहां पर हमला हुआ वो वार्ड सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है। वार्ड नंबर 3, 6 और 9 में करीब 15 से 20 कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं। इनमें 3 लोगों की मौत हो चुकी है। कल भी थर्मल स्क्रीनिंग के दौरान 7 लोग यहां पर कोरोना संक्रमण के संदिग्ध पाए गए। गोधरा में कुल 35 कोरोना पॉजिटिव केस हैं, जबकि अकेले इन वार्ड्स में इन 35 में से 20 केसेस हैं। हमारे सहयोगी निर्णय कपूर वहां पहुंचे, उन्होंने एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की, वो देखिए।
ये जो इलाके हैं यहाँ पे आप देखिए वार्ड नंबर 6 के ठीक सामने हम खड़े हैं और ये आप देखिए इस वार्ड की कंडीशन कितना कंजस्टेड ये इलाका है। आप देख सकते हैं अंदर गलियों के अंदर गलियां हैं और ऐसे में छोटी छोटी सकरी गलियों में बड़े बड़े मकान जो बने हुए हैं 3-3, 4-4 मंजिल पे एक फ्लोर पे 20-20, 25-25 लोग रहते हैं। ऐसे में जो कोरोना के केसेस हैं वो फैलने की आशंका बढ़ जाती है और पुलिस जो है वो इसी वजह से यहाँ कंटेन करने के लिए पहुंची थी इस इलाके को। और सामने आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग करने के प्रयास किए जा रहे थे। ये गुइया मोहल्ला इलाका है जहाँ पे पुलिस पे पथराव किया गया। पुलिस पहुंची थी यहाँ पे बैरिकेडिंग करने के लिए। आप देख सकते हैं लोगों ने वो जो पतरे वगैरह हैं वो भी तोड़ दिए हैं। लोग नहीं चाहते कि उन्हें कंटेन किया जाए। उनका ये कहना है कि रमज़ान का त्यौहार चल रहा है और ऐसे में पुलिस उन्हें परेशान करने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने हालांकि यहाँ पे जो लीडर्स हैं, कम्युनिटी लीडर्स हैं, उनको भी समझाने का प्रयत्न किया था। यहाँ के जो लोग थे उनको समझाया गया था, उनको बुला करके पहले मीटिंग्स वगैरह की गई थी और फिर इस पूरे इलाके को कंटेन करने की कोशिश की गई थी। और अब आपको हैदराबाद में लॉकडाउन के विलन की करतूत दिखाते हैं। हैदराबाद में कोरोना वॉरियर्स को धमकी दी गई। ये धमकी दी किसने? असदुद्दीन ओवैसी हैं AIMIM के, उन्हीं की पार्टी के एक नेता ने। दरअसल हैदराबाद के मदनपेट के छावनी इलाके की एक मस्जिद में लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे थे। पुलिस क्या करेगी? उनको समझाएगी, इलाके को सील करेगी या मस्जिद को सील करेगी। लेकिन जब कांस्टेबल ने ऐसा किया तो ड्यूटी निभाते हुए जब वो ऐसा कर रहे थे, मस्जिद के गेट पर मोटरसाइकिल लगाकर वो खड़े थे, तभी AIMIM के कॉर्पोरेटर मुस्तफा अली मुजफ्फर ने कांस्टेबल को धमकी दे दी। असदुद्दीन ओवैसी के कॉर्पोरेटर ने कांस्टेबल से मस्जिद को लॉक करने का परमिशन लेटर मांगा, कोरोना वॉरियर को सस्पेंड कराने की धमकी दी। परमिशन बताओ, लाख डाल के जाओ। आप मत जाओ, आप लाख डालना, परमिशन बताना, लाख डाल के जाना। तुम बोले ना, फालतू बात नहीं, मैं बैठने कोई ना डाला साहब, फालतू बात नहीं, पूरा इतना सभा दे के बोले ना, मैं बोल रहा हूँ अरे कैसा निकालते तुम करेंगे नहीं निकालना। तुम आप परमिशन बता के जाना, लाख डाल दो मैं मस्जिद को। मैं बोल रहा हूँ लाख डालने क्या है? मस्जिद में नमाज जाके मंदिर में बना रहो भाई से तुम नहीं थे, तुम बेकार बात नहीं करना, नहीं थे। असदुद्दीन ओवैसी लोगों से कहते हैं घर पर बैठकर नमाज पढ़िए, और जब लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं उन्हीं के हैदराबाद में और पुलिस मस्जिद को सील करने जाती है, वहां ताला लगाने जाती है, लोगों को मना करती है, तो उन्हीं के पार्टी के कॉर्पोरेटर पुलिस को ही हड़काने लगते हैं। फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद देखिए कानपुर में जहां हुई पुलिस पर पत्थरबाजी, वहां आज कैसे बरसी पुलिस की लाठी।